अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और इसमें जो है वो इंशाल्लाह आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, यूनिट नंबर 11। सबसे पहले चीज़ इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फैंटम बार मैग्नेट। फैंटम बार मैग्नेट, फैंटम जहाँ वर्ड आता है इसका मतलब होता है फर्जी, इमेजिनरी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं जी कि अ करंट कैरिंग लूप जो है, अ करंट कैरिंग लूप कैन बी considered as a just like कहते हैं जी अ टाइनी बार मैग्नेट। कहते हैं करंट कैरिंग लूप जो है वो उसी तरह बिहेव करता है जैसे एक बार जो है ना वो बार मैग्नेट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक लूप है, और लूप का मतलब होगा क्लोज पाथ। लेट्स से कि एक हम कह रहे हैं कि ये सर्कुलर लूप है, तो उसमें कहते हैं जी करंट कैरिंग लूप जो है, अब इस लूप में अगर करंट पास कर रहा हो तो उसमें अगर करंट लेट से पास कर रहा है तो दिस लूप जो है विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये उसी तरह होगी जैसे एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसका मतलब यह है कि अगर इसमें ना करंट पास कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। सो एक तरफ इसका नॉर्थ पोल होगा, अदर का क्या होगा, साउथ पोल होगा। और इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो है हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बता सकते हैं कि वो क्या होगी। इसमें देखें कि हमारे पास जो है, अगर लेट्स से कि ये करंट कैरिंग जो है वो लूप हो, तो हम जो है ना आमतौर पर इसको आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो हम एरो जो है वो अगर हम टॉप के ऊपर लगा लें तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि विच पोल जो है वो पोल विल बी नॉर्थ एंड विच साइड विल बी नॉर्थ पोल। इसमें देखें, लेट्स से कि मैं टॉप के ऊपर एरो लगाता हूँ, इसमें जो करंट है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज रखा, इसमें क्लॉकवाइज रख लिया। इसमें जो आपके पास जो लूप है उसका ये वो बाहर वाला जो पोल है उसको हम कहेंगे वो नॉर्थ पोल बना है। तो चेक कर लेते हैं कैसे। तो इसमें कहते हैं कि ये जो बाहर वाला पोल है इसका, एंड दैट विल बी नॉर्थ पोल, और अंदर वाला जो पोल है वो कौन सा होगा, साउथ पोल। तो इसमें जो ये वाली जो साइड होगी, इट विल बिहेव जस्ट लाइक हम कह रहे हैं बार मैग्नेट। तो जिस तरफ एरो है ना बाहर वाली साइड की तरफ, इसको हम कहेंगे ये नॉर्थ पोल है। अदर जो है, अदर वाली साइड जो है उसको हम कहेंगे वो क्या है, साउथ पोल है। और इसको मैं राइट हैंड रूल से भी इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो कि अगर जो है वो करंट जो है वो क्लॉकवाइज है तो हम जो है वो कहेंगे जो इन अंदर वाली जो साइड है वहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, और ये वाली जो बाहर वाली साइड है यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ वो जो है वो साउथ पोल हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ना ज़रा मैं आपको राइट हैंड रूल से भी डिफाइन कर देता हूँ। आपकी बुक में इसकी ना डायग्राम बनी हुई है, उसमें अगर आप गौर से देखो कहते हैं जी ग्रिप द लूप इन योर राइट हैंड इन सच अ वे डैट इसमें ना आपका जो राइट हैंड है ना उसको इसमें से क्रॉस करें, जिस डायरेक्शन में करंट हो थंब को उस डायरेक्शन में रखें। तो अब अगर लेट्स से कि इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मैं अगर इसको जो है वो इसको क्रॉस करता हूँ अपने हाथ को इसमें से, तो ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन में होगा, जबकि ये जो फिंगर्स हैं ये बताएंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा देखें, लेट्स से कि ये हमारे पास लूप था, इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर हमने टॉप के ऊपर रखी, तो ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखूंगा। तो ये जो फिंगर्स हैं ये बाहर की तरफ हैं, इट मीन्स के ये क्या बता, नॉर्थ पोल। इस साइड वाली नॉर्थ पोल होगा, ये वाला कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है जी। सिमिलरली इसका मतलब है कि यहाँ पे यूं इस तरह है कि ये जो इसकी मैग्नेटिज्म होगी, अगर करंट जो है वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरफ वाली जो पोल है वो नॉर्थ पोल, ये वाला राइट वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो इसमें जो है वो आप हाथ को इस तरह रखेंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर है आपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना था, तो अगर आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हो
अगर और उसमें जो है वो आपका क्लॉकवाइज करंट है, सो इट मीन्स कि जो अंदर वाली साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्थ पोल को, और बाहर वाली किसको रिप्रेजेंट करेगी, साउथ पोल को। सो दिस इज हाउ जो है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ फैंटम बार मैग्नेट। इसका मतलब है कि अगर दो करंट कैरिंग लूप जो है एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, सो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, दे कैन रिपेल ईच अदर। चूँकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि यहाँ पर जो है मेरे पास ये दो लूप इस तरह से वो कहता है कि पैरेलल एक दूसरे के पड़े हुए हैं, और उसमें जो है वो कहता है जी कि इसमें ना करंट जो है इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है कि इसकी ये वाली जो साइड है वो नॉर्थ है, तो अदरवाइज ये वाली कौन सी है, साउथ, ऐसे ही पैरेलल पड़े हुए। सो इसमें ये जो है इसकी ये वाली नॉर्थ है, ये वाली साउथ है, तो इसका मतलब है सेम डायरेक्शन में अगर करंट है सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा है कि एक में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिया हुआ है, दूसरे में वो कहता है वो क्लॉकवाइज है, सो इसमें देखें कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ बन रहा है, इसमें ये नॉर्थ है तो ये साउथ बन रहा है, इसका मतलब है दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है। सो अगर दो लूप एक दूसरे के पैरेलल हैं और इस तरह से पैरेलल लूप पड़े हुए हैं, तो करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, लेट्स से कि दो लूप हैं और इसमें टू लूप्स हैं, और दोनों में जो करंट है अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है जी। और अगर जो है सॉरी अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो दे विल सौ चौंकट जनरेट हो रहा है साइड पे, तो दे विल रिपेल ईच अदर। सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक दफ़ा आपने रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट जो है आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें जो है अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलरली, तो वो सर्कुलर पाथ जो है वो एग्जीक्यूट करता है। सपोज करें कि जी हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज, आप मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लें। सो हमने सपोज कर लिया कि इट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है इस फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलरली एंटर होता है, लेट्स से चार्ज पार्टिकल एंटर्स दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, और उसकी जो स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर देर आर थ्री कंडीशंस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मेक्स एग्जैक्टली अ सर्कुलर पाथ। कौन कौन सी? स्पीड अगर यूनिफॉर्म और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो, स्पीड जो है वो जिससे वो एंटर हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म हो, और इस फील्ड के जो है वो परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है एट द एंगल ऑफ 90, तब जो है वो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर होगा, सो दैट विल मेक परफेक्टली सर्कुलर पाथ। और लेट से जी इसका रेडियस जो है वो सर्कुलर पाथ का ज़ाहिर बनेगा और वो क्या होगा, आर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब वो सर्कुलर पाथ के ऊपर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, सो उसको जो डिजायर्ड या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट इज बी। तो हम कहेंगे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको एम वी स्क्वेयर ओवर आर, वो किसने प्रोवाइड किया? मैग्नेटिक फोर्स ने, क्यू वी बी साइन 90, जो कि परपेंडिकुलर एंटर हुआ है तो साइन 91, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर गौर करें तो यहाँ से इस पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर जो है वो पिक करता है। ज़रा देखें कैसे। यहाँ से जो वेलोसिटी है एक तो ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, मैं इसको ज़रा रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ यूँ बना। रेडियस की अगर हम बात करें, पहले मैं रेडियस के इक्वल लेट से इसको कर लेता हूँ। सो डैट विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो सिंस एम वी जो है वो किसके इक्वल है? मोमेंटम के, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि R इज इक्वल टू, अगर हमारे पास जो है वो क्या आ गया, P ओवर क्यू बी। सो सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन, लेट्स से जी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, इफ अ प्रोटॉन
and alpha particle enters in a uniform magnetic field perpendicularly with same momenta, उनका मोमेंटम दोनों का जो है वो सेम है, देन आपसे पूछा जाए ये बताएं रेशो ऑफ देयर रेडियाई जो है उन दोनों की रेशियो क्या होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर वो सेम जो है वो मोमेंटा के साथ एंटर होते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो को मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने कांस्टेंट ले ली, इसका मतलब है कि चूंकि जो आर है वो पी ओवर क्यू बी के इक्वल है, सो चूंकि आपने मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कांस्टेंट ले लिया तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ क्या रह गया, चार्ज। इसका मतलब है रेशियो ऑफ रेडियस जो क्या बनेगी, प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा ओवर चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ से जो कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है, तो 2/1, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2:1 आंसर होगा। ठीक है जी। सो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर आमतौर पर जो क्वेश्चन है वो रिलेट किससे होता है, मोमेंटा से। तो एम वी यहाँ पर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को। सो रेशो ऑफ मोमेंटम भी अगर रेडियस दे के पूछा जाए तो P इज इक्वल टू क्यू बी आर के इक्वल होता है। तो रेशो ऑफ रेडियस और रेशो ऑफ मोमेंटम अगर कहा जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से आर होता है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाले क्वेश्चन है वो यही है जिसमें रेशो ऑफ आमतौर पर रेडियस पूछा जाता है और उसमें मोमेंटम को कॉन्स्टेंट रखा जाता है। अब बेटा यहीं से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब देखें क्वेश्चन सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पर रेशो ऑफ मोमेंटा की जगह सेम कह रहा है जी कि वो परपेंडिकुलर विद द सेम जो है वो मोमेंटा उसने कहा था, मैं कहता हूँ दे एंटर विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन रेशो ऑफ देयर जो है वो रेडियस बताएं। अब क्वेश्चन की टाइप चेंज हो गई। अब देखो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो है अब r इज इक्वल टू, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ फॉर्मूले को, हमारा एक डिफरेंट फॉर्मूला हमारे पास आएगा और उससे हम रेशो ऑफ रेडियस फाइंड करेंगे। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर उसने रिलेट किसको किया, काइनेटिक एनर्जी को, तो हमारे फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अब आपको याद हो कि हमने जो है वो वर्क के एनर्जी के यूनिट में काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम 1/2 p² डिवाइडेड बाय m, अगर आपको याद हो। सो यहाँ से मोमेंटम किसकी इक्वल हो जाएगा, √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डू यू रिमेंबर, वही है ना जो फॉर्मूला। इसका मतलब है यहाँ पर जो है इस रेशियो ऑफ जो रेडियस किसके इक्वल हो गया, एम वी की जगह हम लिख सकते हैं √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, Q इनटू बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ उसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कहिए, देखें जो प्रोपोर्शन बनाने के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो या इनवर्स प्रोपोर्शन हो, जो क्वांटिटीज गिवन हो वो, जैसे वहाँ उसने मोमेंटम कांस्टेंट करने के लिए पहले क्वेश्चन में कहा था, तो हम हमारे फॉर्मूले में मोमेंटम था, हमने उसको कांस्टेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट किया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, तो अब इस वाले फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब है अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देते हैं, तो वेरिएबल 2 बचे पीछे, कौन कौन से, मैस और चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है आर जो है वो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस ओवर जो है वो क्या हो जाएगा, चार्ज, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख लेते हैं। तो यहाँ से जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो आर प्रोटॉन रेशियो जो है रेडियस प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन ओवर मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन क्या आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल ओवर चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है जी। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दें, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना जी, इस वजह से। अच्छा, प्रोटॉन जो है उसका मैस जो है वो कितना होता है जी, 1 टाइम एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, तो वो 4 होता है। रेशियो इनटू चार्ज जो है वो 2 टाइम्स ओवर जो है वो 1, सो 1/4 जो है वो 1/2 आ जाएगा इनटू 2/1। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पर हम कहेंगे 1:1 हो जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के जो आप देखें
कि यहाँ प्रोटॉन टू अल्फा उसने जो है वो रेशियो ऑफ रेडियस पूछी थी, लेकिन उसने मोमेंटम की जगह किसको सेम रखा, काइनेटिक एनर्जी को सेम रखा। सो आपका जो फार्मूला है रीअरेंज होके ये हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास जो है ये अगर इसको मैं लेट्स से इक्वेशन 1 कह लूँ, सो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, ये जो रेडियस है, रेडियस इस फॉर्म में भी आपको इसकी याद होना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेट्स से वो कहता है 4 टाइम्स हो गई है सर्कुलर पाथ पे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम जो है वो 2 टाइम्स, अगर ये 4 टाइम्स होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी टॉपिक में, वो है जी, उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, उसको ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं कि वो क्या है। देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेट से मैं इसको कह देता हूँ 1 से v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, q b r डिवाइडेड बाय जो है वो m। ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से सिमिलरली अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमें पता चल गया क्या होती है, क्यू बी आर ओवर एम। ठीक है, सो अब देखो कि वो चार्ज पार्टिकल जब पूरा सर्कल कवर करके, पूरा जो है सर्कल कवर करके आता है तो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई आर ओवर टी। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर ओवर टी कवर करेगा। अच्छा, इसका मतलब है ये भी हमारे पास वेलोसिटी हो गई। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ये v जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, q b r ओवर m इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर क्या आ जाएगा t। अच्छा, इसको चूंकि टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, इसको हम कैपिटल टी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ से r से क्या हो गया, कैंसल आउट, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, डेट विल बी इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। इसको कहते हैं जी साइक्लोट्रॉन जो है वो टाइम पीरियड आ गया। अब यहीं से हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम टाइम पीरियड जो है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है चूँकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, तो यहाँ से आप जो है वो बता देंगे जी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, डेट विल बी इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। इस फॉर्मूले में जरा गौर से देखो, चूँकि आर से क्या हो गया, कैंसल आउट, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, रेडियस में। तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस बनता है चार्ज पार्टिकल का, उसके ऊपर ये जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती। सो इसमें देखो कि हमारे पास जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें टाइम पीरियड फाइंड करना हो, जिसमें हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, रेशो ऑफ जो है वो, जैसे हमें जैसे अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, एक क्वेश्चन चले उससे रिलेटेड कर ही लेते हैं, वो प्रोटॉन वही वाला क्वेश्चन जी। लेट्स से आपसे कहा जाए क्या, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल जो है आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ जी। ठीक है जी, आर रोटेटिंग on a circular path in a uniform magnetic field, ठीक है जी। अब मैग्नेटिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म रख ली, तो आपसे पूछा था देन ये बताएं द रेशो ऑफ देयर, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसीज भी पूछा जा सकता है और टाइम पीरियड। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में जितने दफ़ा वो चक्कर लगाएगा तो उसको हम
नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर सेकंड भी कह सकते हैं। सो देखिए बड़ा सिंपल है, जो कि आपने यहाँ पर बी जो है वो कांस्टेंट रख लिया। अगर बी को कांस्टेंट रख लेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ जो वेरिएबल फिर दो बच के क्यू और एम। तो इसका मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी यानी एफ पी ओवर एफ अल्फा, आप उसका रेशो ले सकते हो क्यू पी ओवर क्यू अल्फा मल्टीप्लाई बाय एम अल्फा ओवर एम पी। वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू पी प्रोटॉन पे चार्ज 1 टाइम्स, अल्फा पे 2 टाइम्स, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 आ गया। तो हम इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 2:1। तो उनकी साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी की इस तरह से रेशो आ सकती है। इसी तरह से आपको जो है वो चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास अगर गिवन हो तो आप जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें दोनों चीज़ें याद रखनी है, साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है इसका फॉर्मूला भी याद रखना है दोनों का जो है वो। और साथ ही इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द रेडियस होती है। Okay, now we will talk about the charge to mass ratio of an electron. Charge to mass ratio of an electron. अच्छा, इसको अब जो है वो हमें एनालाइज कर। देखो सिंपल है कि हमने अभी भी फॉर्मूला ड्राइव किया जिसमें हमने कहा कि जो R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी था, ठीक है। अच्छा, अगर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर हो रहा है, और इफ जो है वो चार्ज यहाँ पर जो है वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, सो ये आपके पास जो है वो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम वी ओवर ई बी। तो यहाँ से अगर हम चार्ज टू मास रेशो ले लें E ओवर M, डेट वुड बी इक्वल टू, अब देखें कि यहाँ पर E ओवर M हम लेना चाह रहे हैं तो वो V ओवर जो है वो क्या हो जाएगा बी आर। सो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन लेट से कह लें इसको हम 1। तो ये फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला बन गया जो चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी V ओवर बी आर। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो अननोन है। मैग्नेटिक फील्ड तो चाहे यूनिफॉर्म है वो तो हमें गिवन होगी, तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें रह गई, एक हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरा आर रेडियस जो है। सो अगर हम ये दोनों फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली जो है वो यहाँ पर चार्ज टू मास रेशो बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी रेडियस जो है, रेडियस जो है उसमें फाइंड करने के लिए कहते हैं जी ये जो हमें अपरेटस है जिसको हम थॉमसन अपरेटस भी कहते हैं, जिसमें ये सारा सेटअप किया जाता है। सो उसमें जो है वो हम कहते हैं जी इफ अपरेटस जो है या थॉमसन अपरेटस जो है, इफ अपरेटस जो सेटअप है जी इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, अगर हम हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर के ऊपर फिल कर दें, सो क्या होगा कि दिस विल मेक द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वो विजिबल। सो उसको हमें लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस से फिल कर देना है। तो ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन मालिक्यूल से कोलाइड करेंगे और उसको ऑक्साइड कर देंगे। जब वो डी ऑक्साइड होंगे सो विजिबल पोर्शन में लाइट एमिट करेंगे। सो दिस विल देन जो है द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी है, जब ट्रेजेक्टरी जिसको आप कह सकते हो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है विल बी विजिबल। इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्टरी है वो विजिबल हो जाएगी, और अगर वो विजिबल हो गई तो वहाँ से जो है हम देन जो है वो हम वहाँ से रेडियस इजीली उसका डायमीटर फाइंड करेंगे। डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, हम वहाँ से उसका रेडियस नोट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि ये तो हम इजीली जो है वो रेडियस जो है वो उसका आ जाएगा। अब आगे जो है डिटर्मिनेशन ये तो हो गई हमारे पास कि हम हाउ टू डिटर्मिन द रेडियस प्रैक्टिकली। ठीक है जी, अब आगे रह गया जी वी, स्पीड जो है उसकी फाइंड कर। सो डिटर्मिनेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड जो है या वेलोसिटी, उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है वो जो वेलोसिटी सिलेक्टर है जिस ऑपरेटर्स में थॉमसन ऑपरेटर्स में हम जो है वो चार्ज को एक्सेलरेट करवा कर जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑपरेटर्स के, वहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंस चार्ज इज एक्सेलरेटेड जो है टूवर्ड्स द ऑपरेटर्स,
बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो है v, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हमें पता है किसके इक्वल होती है, q मल्टीप्लाई बाय v के इक्वल। सो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी डेट विल बी इक्वल टू 1/2 mv², और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज e, और इसको हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल V। ठीक हो गया। यहाँ से जो है हम वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर सकते हैं, एंड जो है वो वहाँ से हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। सो लेट से जी यहाँ हम इसको रीअरेंज करके पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा, इसमें जो एक ज़रा गौर करो कि हमारे पास यहाँ भी चार्ज टू मास जो है वो आ रहा है, तो वहाँ पर हम उसको पुट कर सकते हैं। हमें चूँकि वेलोसिटी जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी और उसमें पुट करनी थी, तो लेट से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2v e डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा, m, या इसको मैं लहदा से लिख लेता हूँ e/m। ठीक है, तो ये v² हो गया। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो ये रिलेशन आ गई, यहाँ से मैंने v² कैलकुलेट कर लिया, 2ve डिवाइडेड बाय m। ये जो इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने कहा है, अगर आप देखो तो उसको मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 का दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लूँ, तो वो बनेगा e/m इंटू e/m इज इक्वल टू v² ओवर b² r²। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा ना v² की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास एक जो है चार्ज टू मास रेशियो का रिलेशन आ जाएगा। देखें कैसे, ये e/m इंटू e/m, और ये v² जो है वो 2v e/m ओवर जो है b² r²। तो यहाँ से देखें कि ये e/m इससे डायरेक्टली कैंसिल आउट होगा, तो चार्ज टू मास रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी 2 कैपिटल V, यानी कैपिटल V जो है ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर b² r²। तो यहाँ पे देखिए चार्ज टू मास रेशियो हम कह रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस। सो अगर हमें डिटर्मिनेशन ऑफ जो है चार्ज टू मास रेशियो करनी है, तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट्स की वैल्यू होनी चाहिए। इसमें जो है वो दो वेरिएबल थे, एक स्पीड और दूसरा रेडियस। रेडियस तो हम डिटरमिन कर लेंगे इस वाले मेथड से कि हम ऑपरेटर्स जो थॉमसन ऑपरेटर्स है उसको हाइड्रोजन गैस से फिल कर देंगे एट लो प्रेशर, तो ट्रेजेक्ट्री विजिबल हो जाएगी, वहाँ से रेडियस आ जाएगा। और वहाँ से अगर रेडियस आ जाएगा तो आप जस्ट जो है वो यहाँ रेडियस की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी आ गई, अब जस्ट आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू पुट करेंगे एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ से जो हमने जो है वो बी फाइंड ये वाला जो रिलेशन फाइंड किया है, ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड है, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। एक वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड भी है, उसमें जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। अनदर रिलेशन जो है उसमें देखो क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें जस्ट वैल्यू हमने पुट करनी है, तो वहाँ से भी हम वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड जो है उसमें क्या होता है, अभी आपको मैंने ना अभी जो है वो फर्स्ट लेक्चर में जो है वो बताया था, लेक्चर 2 में, कि जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी इक्वल होती है, वो स्पीड की इक्वल होती है। सो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 जो है यहाँ पर उसमें जो है वो सिंपल R इज इक्वल टू हम कह रहे थे mv ओवर जो है वो चार्ज टू मास रेशियो, सॉरी चार्ज टू मास रेशियो, v ओवर क्या था br, तो v की जगह जो है वो क्या पुट हो, e ओवर b ओवर क्या था br, तो v की जगह जस्ट आपने ये वैल्यू पुट कर दी। सो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो यहाँ पर e ओवर b² r हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। तो इसको आप जो है वो इक्वेशन नंबर जो है वो आप ये जो 2 कह लें, आपने ये भी इक्वेशन याद रखनी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें, ये भी याद रखना है। प्रॉपर आपको ड्राइव इसलिए करवा दिया ताकि आप प्रैक्टिस करें और ये फॉर्मूला आपके जहन से ना लिख लें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आप इंटरेस्ट में बैठे हुए हैं और अचानक से ना वो चीज़ें स्किप हो गई, आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा। सो उसमें क्या करते हैं आप विदन जो है विदन अ मिनट जो है ड्राइव करके वो चीज़ें जो है वो इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हमारे जहन से निकल गया कि रेडियस ऑफ जो है वो पार्टिकल क्या होगा जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो फ़ौरन से जो है वो क्या करेंगे, आप कहेंगे जी वो सेंटीपिटल फोर्स जो है
इज इक्वल टू क्या होती है क्यू वी बी, तो यहाँ से वी वी से कैंसिल आउट हो गया, आप कहेंगे आर इज इक्वल टू जो है वो एम वी ओवर क्यू वी, तो यहाँ से ये फॉर्मूला स्किप भी हो गया, फॉरन ड्राइव कर लेते हो। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आप डेरिवेशन के थ्रू प्रैक्टिस ज़रूर किया करें कि अचानक अगर फॉर्मूला जहन से स्किप हो जाता है, आप फ़ौरन उसको ड्राइव करके जो है वो न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाए या थ्योरेटिकली उसका फॉर्मूला पूछा हुआ इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारा एक दफ़ा आपने ड्राइव ज़रूर कर लेना है। अब जो चार्ज टू मास रेशो जो है वो इलेक्ट्रॉन की आती है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास प्रैक्टिकली अगर हम वेलोसिटी सेलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ाहिर है नॉन होती है, वो पुट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी पता होती है वो नोट जो है पुट कर दें, रेडियस जो है वो बाय हाइड्रोजन गैस जो है वो एट लो प्रेशर वहाँ से ट्रेजेक्टरी विजिबल करके रेडियस नोट कर लें, तो हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है 1.7588 इंटू 10⁻11 जो है कूलम पर किलोग्राम जो है इसकी चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की आती है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, चार्ज टू मास 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ओके, चार्ज टू मास रेशियो से रिलेटेड जो है वो सम क्वेश्चन जो है समटाइम कॉन्सेप्चुअल भी आ सकते हैं। जैसे देखें आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, लेट्स से उसने कहा 4 पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली मूव जो है विद द सेम स्पीड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं, और कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट्स मोर, इनमें से कौन सा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। बड़ी सिंपल बात है कि जो डिफ्लेक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखें ना क्यों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब देखें जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया चार्ज टू मास रेशो में कि पार्टिकल एंटर होता है तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर जाता है, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास है जो फाइनल आंसर आता था चार्ज टू मास रेशो का वो क्या आता था, V ओवर बी आर, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्लेक्शन है जो चार्ज पार्टिकल की कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी चार्ज टू मास रेशो जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है जी। सो कि आर हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, चार्ज टू मास रेशो। यहाँ से देखिए अगर मैं इसको यूँ कर लूँ तो V इंटू बी ओवर ई ओवर एम। सो जिसकी चार्ज टू मास रेशो जितनी कम होगी उतना जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, उतनी उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर देखें कॉपर आयन है, हीलियम न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो विच विल डिफ्लेक्ट्स मोर, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी चार्ज टू मास रेशो जो है ओमेन दीज जो है वो सबसे क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है अगर इसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे कम है सो इट विल डिफ्लेक्ट मोर जो है इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो परपेंडिकुलर ज़ाहिर एंटर हो रहे हैं, सेम स्पीड के साथ एंटर हो रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड है, तो ज़ाहिर वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से हम कहेंगे कि जो रेडियस है ज़ाहिर वही डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, तो विच विल डिफ्लेक्ट मोर, जिसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे कम होगी वो जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। सो इसमें जो है चार्ज टू मास रेशो में सबसे कम किसमें, इलेक्ट्रॉन में। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, समटाइम्स जो है हम इमोशनल हो जाते हैं जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है ना, तो हम फ़ौरन से आंसर कर देते हैं। एक याद रखना है कि टेस्ट में आपका जो है वो एग्ज़ाम में जब बैठे हों तो सेंटीमेंट जो है, इमोशनल सेंटीमेंट जो है वो आपका जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। देखें आप जैसे क्वेश्चन अचानक सामने आया फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, जल्दी करनी है वहाँ पर, टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़हन में होता है जल्दी हमें करनी है, जल्दी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। अब जैसे देखो इस तरह का क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोएस्ट चार्ज टू मास रेशो, आपने फ़ौरन कहना है इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा हुआ है इसकी लोएस्ट चार्ज टू मास रेशो, फ़ौरन से आंसर कर देंगे। ऐसा नहीं, ज़रा गौर करें, हम देखते हैं चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो देखनी है। तो अब देखो कि यहाँ पर आंसर जो है वो आपका क्या आना है, न्यूट्रॉन आना है। क्यों? क्योंकि चार्ज टू मास आप कह रहे हो, तो न्यूट्रॉन तो वैसे ही होता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है तो इसका मतलब है इसका जो चार्ज है क्या होता है, ज़ीरो। इस पे चार्ज ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होगा, ज़ीरो। इट मीन्स कि इसकी चार्ज टू मास रेशो ज़ीरो है, तो इनमें से सबसे लोवेस्ट न्यूट्रॉन की आएगी। सो बजाय जो है वो वहाँ पर आप देखें कि आप सोचना शुरू कर दें कि किसी चार्ज टू मास, जैसे आप देखेंगे इसमें मास कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा है, तो इसका मास जो है वो ज़्यादा होगा, जो आ रहा है तो इसके ऊपर 2 टाइम चार्ज है, तो हम कहेंगे कि चार्ज टू मास रेशो इसकी सबसे कम आएगी।
ऐसा नहीं है, आप ज़रा पूरे ऑप्शंस गौर किया करें। तो इसमें देखें सारी ऑप्शंस को आपने गौर करना है, फर्स्ट थिंग एंड देन आंसर। तो यहाँ जो आपका आंसर है देखें क्या बनेगा, चार्ज टू मास रेशियो के लिए न्यूट्रॉन बनेगा। ओके बेटा, इट्स ऑल अबाउट यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट यूनिट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है वो इंशाल्लाह जो स्टार्ट करेंगे आपके टेस्ट के बाद। अच्छा बेटा, इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस को मिक्स कर देते हैं। एक्चुअली जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं। अब एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जो है वो कोरिलेट तो कर सकता है, मतलब उनकी स्टेटमेंट मैच कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो। जैसे आज के लेक्चर में हमने कहा कि इफ़ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, तो रेशियो ऑफ रेडियस जो है फॉर्मूला आपका R इज इक्वल टू पी ओवर एम वी वाला यूज हो गया। लेकिन अगर उसने कह दिया कि दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए फॉर्मूला सारा का सारा ही चेंज हो गया। सो हम क्या करते हैं कि वो एक स्टेटमेंट को जहन में रख के दूसरे क्वेश्चन को, किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग कन्फ्यूजन जो है। सो ये सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो हम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं। सो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दूसरे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को दूसरे, तो ऐसा नहीं करना। आप हर क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट ज़ाहिर है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, अपने नॉलेज को यूज़ करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, जो लेक्चर में सीखा है उनको जो है वो वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएंगे जो एक जैसे हैं, उनको एक, इसीलिए मैं बार बार टाइप ऑफ क्वेश्चन कह रहा होता हूँ। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको पता है, अगर सही से उसको कैटेगराइज कर लेते हो, तो हाँ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा सेम टाइप का उसमें फार्मूला अप्लाई होगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप एक ही फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़ाहिर है वो आंसर जो आपका रॉन्ग ही आएगा। ठीक है जी बेटा, मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।